Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि अपनी 12th क्लास फिनिश करने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करने में दिक्कत आती है तो हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए और उसके साथ साथ जेट, आईसीआर और बीएचयू जैसे एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये मेल और फीमेल गेमेट्स किसी एक ऑर्गेनिज्म पर भी बन सकते हैं और दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। जब ये गेमेट्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसी जाइगोट से एक नया ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है। इस चीज़ को हम इलेबोरेट करके पूरा अच्छे से देखेंगे, क्या क्या इसके अंदर स्टेजेस होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है। एक बार बस इसे पहले समझ लेते हैं, फिर बात करें कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। पहला कैरेक्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है इट इन्वॉल्व्स मोस्टली टू डिफरेंट पेरेंट्स, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। फिर बात करें सेकंड कैरेक्टर, इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट है इट क्रिएट्स मोर जेनेटिक वेरिएशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि एक ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उस ऑर्गेनिज्म से जो भी डेवलप होता है ऑफस्प्रिंग वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट से, जिसे हम क्लोन कहते हैं। पर यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं जिनके कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, तो बनने वाला जो नया ऑफस्प्रिंग है उस ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स भी काफ़ी वेरीड होते हैं, तो इससे ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होती है। और एट लास्ट हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फिर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है वो आपके सामने है। इट सेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। These gametes fuse together to form a zygote which develops into a new organism. Okay? अगर बात करें मेल गेमेट की तो मेल गेमेट को हम एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं, एंथ्रीडियम भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में हम इसे स्पर्म कह सकते हैं। और अगर हम बात करें फीमेल गेमेट की तो फीमेल गेमेट को हम ओगोनियम भी कहते हैं या ओवम भी कहते हैं और जनरल लैंग्वेज में हम इसे एग का नाम देते हैं। ओके, तो ये गेमेट्स के कुछ नाम हैं, ये आपको प्लांट किंगडम पढ़ते टाइम भी हेल्प करेंगे और एनिमल किंगडम पढ़ते टाइम भी हेल्प करते हैं, तो इसे ध्यान रखें। फिर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट होती है। एक तो है फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड है फर्टिलाइजेशन और लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मेन है और उससे पहले होने वाले इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का नाम देते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहले क्या बनना ज़रूरी है? सबसे पहले जब तक गेमेट्स नहीं बनेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, जिसे हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अगर बात करें गेमेट्स की तो गेमेट्स हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होती हैं ताकि जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स फ्यूज हो तो उस टाइम पर दोनों हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। ओके, तो यहीं से ध्यान रख लें, जब भी हम गेमेट्स की बात करेंगे तो गेमेट्स हैप्लॉइड होंगे और अगर हम जाइगोट की बात करेंगे तो जाइगोट हमेशा कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ओके,
फिर हम बात करें गैमेट से ये कहाँ से बनते हैं, तो हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, किडनी की सेल्स या ब्रेन की सेल्स है, क्या गैमेट्स वहाँ से बनते हैं? नहीं बनते। गैमेट्स कहाँ से बनेंगे? सिर्फ हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स से, जिसे हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल्स। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन केवल और केवल जनरेटिव सेल्स की वजह से होगा, ये कभी भी जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनसे फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं गैमेट्स के टाइप्स की। तो गैमेट्स अपनी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर या अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर दो टाइप्स के होते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिखते हैं तो उसे हम होमोगैमेट्स कहते हैं या उसे आइसोगैमेट्स कह सकते हैं। और अगर ये गैमेट्स अपनी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होते हैं तो उसे हम हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। होमोगैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ज़्यादातर एल्गी के अंदर, एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। और हेटेरोगैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मैमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स। एक डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लेडोफोरा से जो गैमेट्स बने, तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसे हमने क्या नाम दिया? होमोगैमेट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये फीमेल गैमेट है जिसे हम एग कहेंगे, और ये मेल गैमेट है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। दोनों अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस में अलग अलग हैं, तो ऐसे गैमेट्स को हम हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। ओके, फिर हम बात करें सेकेंड प्रोसेस। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो सेकेंड प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन के बाद, वो होता है गैमेट का ट्रांसफर। तो जो भी गैमेट्स बने हैं उसके लिए ध्यान रखें, ज़्यादातर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो मेल गैमेट होता है वो ज़्यादातर मोटाइल होता है, वो वहाँ से मूव कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखें जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, सीड प्लांट्स की, तो जो मेल गैमेट है वो तो प्रोड्यूस होता है एंथर्स के अंदर या पोलन ग्रेन्स में, और जो फीमेल गैमेट है वो प्रोड्यूस होता है ओव्यूल के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें हम बात करें, एक प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए और उसके साथ साथ जेट, आईसीआर और बीएचयू जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from the anther to the stigma of a flower by the various agents like air, water, insects और cow dung। तो अलग अलग जो एजेंट्स हैं उन एजेंट से जब पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कह सकते हैं। ओके, और जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और पॉलन ट्यूब जाती है ओव्यूल के अंदर, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। ओके, अगर बात करें हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के पास एंथर्स हैं। इसके जो एंथर्स है वो यहाँ से हनी बी या जो पॉलिनेटर है उसकी बॉडी पर स्टिक हुए और फिर ये पॉलन ग्रेन्स चले जाते हैं किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, और वहाँ पर ये एक पॉलन ट्यूब बनाएंगे और ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन मेनली दो टाइप्स का है। एक तो वो पॉलिनेशन जो कि एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर पॉलिनेशन प्रोसेस में दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये सिंपल सा इसके अंदर आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स में काम आएगी। अगर बात करें हम सेल्फ पॉलिनेशन की कि ये हमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, तो ऐसे प्लांट्स जो मोनिशियस हैं। मोनिशियस का मतलब दोज प्लांट्स इन विच मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम बात करें डायोशियस प्लांट्स की, वेयर द मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, और अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात कर लें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, या जितनी भी पल्सेज हो गई, उसके साथ साथ वीट और राइस, इन सभी के अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें
तो जैसे डेट पाम है, या हम बात करते हैं पपाया की, जिसमें मेल फ्लावर तो एक प्लांट पर आते हैं और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इवेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। उसमें हमने देखा दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और एक है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। जब ट्रांसफर हो चुका तो उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, या हम उसे सिनगेमी भी कह सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। ओके, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन मेनली होता है दो टाइप्स का। अगर फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह देंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह देंगे। ओके, सिंपल सा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो फिशेज होती हैं या एम्फीबियंस होते हैं उनमें मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। ओके, फिर हम बात करें थर्ड जो हमारे इवेंट्स है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जैसे गैमेट्स का फ्यूजन हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, जाइगोट के लिए ध्यान रखना है, इट इज simply a structure which is formed by the fusion of male gamete with the female gamete. Okay, and zygote is a vital link between the organisms of one generation and the organisms of the next generation, क्योंकि जब तक जाइगोट नहीं बनेगा नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। ओके, सेकेंड हम बात करें जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया। अब जाइगोट का आगे फेट क्या होगा ये डिपेंड करता है उसके डेवलपमेंट पर। तो ध्यान रखेंगे इस डेवलपमेंट प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। ओके, तो जाइगोट का फॉर्मेशन और फिर जाइगोट का डेवलपमेंट, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होते हैं। ओके, अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या चीजें होती हैं, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में मेनली दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है सेल डिवीजन और एक होता है सेल डिफरेंशिएशन। ओके, ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से तो बनेगी नहीं, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारी सेल्स चाहिए। तो सेल्स का जो डिवीजन प्रोसेस है उसे हम वहां पर नाम देते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू सेल्स का डिवीजन होगा, ये तो हो गया एक प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस है सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है स्पेसिफिक वर्क का ऑप्ट करना। जैसे हम बात करें हमारी बॉडी में हार्ट की सेल्स हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, या हम बात करें किडनी की सेल्स हैं, तो इन तीनों पार्ट्स के जो सेल हैं इनका वर्क अलग अलग है। ओके, तो इनका जो वर्क है उसी को हम कहते हैं इनका डिफरेंशिएट होना। ओके, तो जब भी सेल्स है वो अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाती है और वो ग्रुप बनाकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, तो जाइगोट के डेवलपमेंट में दो चीजें हो गई, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, इसे जरूर ध्यान रखें। फिर बात करते हैं हम एनिमल्स की। तो एनिमल्स को अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट के बेसिस पर, तो हम दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं ओवीपेरस और एक होते हैं वीवीपेरस। ओके, ओवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच ले एग्स विच इज कवर्ड बाय अ हार्ड कैल्केरियस शेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं उसको ओवीपेरस कह देंगे, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस और न्यू ऑफस्प्रिंग्स डायरेक्टली आर कॉल्ड वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये सिंपल डिफरेंस ध्यान रखें, बोर्ड के लिए आप इस डेफिनेशंस को ध्यान भी रख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कुछ और डिफरेंसेस की। अगर बात करें ओवीपेरस एनिमल्स की, तो इनके एग्स के बाहर भी अगर कोई प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक कैल्केरियस शेल है, इसके अलावा उन्हें कोई प्रोटेक्शन वहां पर प्रोवाइड नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन है वो ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स में कम प्रेजेंट होती है और वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स में प्रोटेक्शन ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, और अगर प्रोटेक्शन ज्यादा है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल वो ज्यादा किस में होंगे,
विविपेरस में, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम किस में होंगे, ओविपेरस में होंगे। ओके, फिर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो आपने देखा है बर्ड्स जो होती हैं वो एग्स देती हैं, तो बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स जो हैं वो होते हैं ओविपेरस। और अगर हम बात करें मैमल्स की, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बैट हैं, तो ये क्या होते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स वहां पर फॉर्म होते हैं। ओके, तो ओव्यूल के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ये चीज पूछी गई है जेट और आईसीआर के एग्जाम्स में। ओके, फर्स्ट जो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है वो ये कि ऑर्गेनिज्म में हमें अब क्या चाहिए, केवल सिर्फ फीमेल प्लांट, यस फीमेल पार्ट चाहिए होगा। ओके, तो फीमेल पार्ट को हमने नाम क्या दिया था, स्टिग्मा। ओके, तो स्टिग्मा इंटैक्ट रहेगा, इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, या फिर जो एंथर्स हो गए, स्टेमन्स हो गए, ये सारे वहाँ से हट जाते हैं, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। ओके, और फिर जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, पहला तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एम्ब्रियो। ओके, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जाइगोट से। ओके, जिसे हमने एम्ब्रियोजेनेसिस कहा है। सेकंड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा फ्रूट, जिसका फॉर्मेशन होता है ओवरी से। ओव्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, तो अंदर तो सीड बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और उस सीड के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, फ्रूट जो वॉल है वो प्रेजेंट होगी। तो जो फ्रूट बना है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, ओवरी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेट में। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो किससे होगा, ओवरी से होगा। और लास्ट अगर हम बात करें तो ओवरी की जो आउटर वॉल प्रेजेंट है वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है फ्रूट की आउटर वॉल में, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ये क्वेश्चन भी जेट में पूछा हुआ है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। ओके, आई होप ये जो पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया उसे आपने अच्छे से समझा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए सही में हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है आपके जैसे ही और जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपके साथ में, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके और भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं या आपको और भी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो आप टाइम पर देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच।